हेलो फ्रेंड्स, स्टूवान के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हजारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो चलो बेटा, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इसका एक बढ़िया सा रिवीजन प्लान जो कि है, जिसमें हम लोग हर एक रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कैसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है। तो आओ बेटा, देखते हैं पहला पॉइंट इसमें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज अ नीड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है जो छोटे क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि इट्स अ मोड और इट्स अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म न्यू वन लाइक इटसेल्फ। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का जो पावर है, जो प्रोसेस है, दैट इज द रिप्रोडक्शन। अब प्रश्न आता है कि रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है। तो कहते भी हैं कि रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द स्पेसीज बट नॉट फॉर द लिविंग बीइंग। एक स्पेसीज के लिए तो रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक इंडिविजुअल के लिए रिप्रोडक्शन की कोई ऐसी आवश्यकता बहुत नहीं होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि यदि रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। जैसे आप जानते हो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन इन अमंग द ह्यूमन बीइंग आल्सो। अगर आप ध्यान दीजिए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिप्रोड्यूसिंग नहीं हैं। जैसे बहुत सारे सेंट्स हैं, नन्स हैं, जिनमें रिप्रोडक्शन तो नहीं है। दे डोंट रिप्रोड्यूस इन देयर लाइफ। अपने जीवन में कभी वो रिप्रोड्यूस नहीं किए, बट दे आर सर्वाइविंग। लेकिन वो सर्वाइव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। बिना रिप्रोडक्शन के भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह सकता है। लाइफ प्रोसेस में जैसे कि न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन, ये सब लाइफ प्रोसेसेस में आते हैं, क्योंकि बिना इनके लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो बगैर रिप्रोडक्शन के लाइफ पॉसिबल है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन का एंड हो जाए, रिप्रोडक्शन सभी करना बंद कर दें, तो क्या इस धरती पर लाइफ पॉसिबल है? तो वह पर्टिकुलर स्पेसीज जिसके मेंबर रिप्रोडक्शन करना स्टॉप कर दें, वह स्पेसीज एलिमिनेट आउट हो जाएगी, निकल जाएगी, समाप्त हो जाएगी धरती से। क्यों? क्योंकि हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होती है और उस लाइफ स्पैन के बाद उसे धरती से जाना होता है। लेकिन वह अपने जाने से पहले रिप्रोड्यूस करके अपनी संख्या को बढ़ा जाता है, इसलिए वह पर्टिकुलर स्पीसीज धरती पर प्रेजेंट है, वो ख़त्म नहीं हुई। तो उसी से देखो बेटा, यहाँ पर ये बात जो है मेंशन की गई है, व्हाट इज़ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन किसे कहते हैं हम? हाँ, तो बच्चों हम लोग यहाँ पे ये देख रहे थे कि व्हाट इज़ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है कि अ पीरियड फ्रॉम, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म धरती पर जन्म लेता है उसकी अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, मर जाता है। ठीक है। तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टिल नेचुरल डेथ, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो समय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लाइफ स्पैन कहते हैं। और एवरी ऑर्गेनिज्म लिव्स ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय तक हर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है और उसके बाद उसे मरना पड़ता है, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एलिफेंट के विषय में देखें तो वह 60 to 90 ईयर्स उसकी लाइफ है। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स का है। क्रो अगर देखें तो 15 ईयर्स है। पैरट 140 ईयर्स है। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स है। टार्टोइज 100 to 150 ईयर्स है। अगर हम देखें तो एवरी ऑर्गेनिज्म लिव ओनली टिल अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक निश्चित समय तक हर कोई जिंदा रहता है। यानी कि अगर
एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन ना करे तो उसकी स्पीसीज इस धरती से समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं हम कि रिप्रोडक्शन क्या है। जैसा मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ देयर काइंड, अपने ही जैसे दूसरे यंग वन को प्रोड्यूस करने का जो पावर है, दैट पावर इज नोन एज व्हाट बेटा, रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, और इसी की वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन लाइफ स्पीसीज कंटिन्यू करती रहती है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन कितने टाइप का हो सकता है, तो वेल नोन है, दो बेसिक टाइप्स इसके होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। यदि हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इट इज यूनिपेरेंटल, देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है ना, सिंगल पेरेंट, ओके, सिंगल पेरेंट प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग एंड देयर इज नो नीड ऑफ, दिस इज द सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। इसे हम लोग सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स, यहाँ पर जर्म सेल्स का इन्वायरमेंट नहीं है, बल्कि सोमैटिक सेल्स से ही जो है बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड देयर इज नो नीड ऑफ गैमीट्स, यहाँ पर गैमीट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर वहीं पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर इट नीड्स द टू पेरेंट्स, यहाँ पर दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड देयर इज़ अ नीड ऑफ गैमीट्स, यहाँ पर गैमीट्स की ज़रूरत पड़ती है, बिना गैमीट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल दोनों गैमीट बनेंगे और दोनों गैमीट का फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न के बाद ही तब रिप्रोडक्शन पॉसिबल होगा। ठीक बेटा, चलो तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या मीन्स हैं। अगर हम बात करें मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह से हो सकता है, कितने तरह से पॉसिबल है, तो इसमें पहला है बाइनरी फिजन, पहला टाइप आता है फिजन। फिजन का मतलब होता है कि जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड करके अपनी सेल डिवीजन द्वारा अपनी कॉपी तैयार करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फिजन कहते हैं। ठीक है, इसमें नंबर 1 जैसे हो गया क्या, फिजन। तो ये फिजन किस में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है, इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। अब हम यहाँ फिजन की बात करें तो फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसमें पहला एग्जांपल आता है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि पेरेंट डिवाइड्स इनटू, जैसे अगर आप देखिए यहाँ पर अमीबा को, तो अमीबा देखिए डिवाइड होकर के 2 में बट रहा है। इसमें शुरू में पहले क्या हो रहा है, अमीबा का सेल डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, न्यूक्लियस पहले डिवाइड करके 2 पार्ट में बटेगा, उसके बाद फिर ये सेल डिवाइड होकर के 2 पार्ट में बट जा रहा है। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल से 2 बन जा रहे हैं, तो दिस इज नोन एज व्हाट, बाइनरी फिजन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी फिजन कहेंगे। ठीक है ना, और अगर जो है एक से कई सारे अगर बन जाएं तो वह क्या कहलाता है, मल्टीपल फिजन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो प्लाज्मोडियम में है, जैसे ये देखिए, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के बाहर जो है एक सिस्ट फॉर्मेशन हो जाता है और उसके अंदर जो है सेल बार बार डिवाइड करके ढेर सारे ऑर्गेनिज्म बना लेती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अब जब ये सेल फटेगी, ऐसे सिस्ट फटेगा, तब ये बाहर रिलीज आउट हो जाएंगे। ये क्या रहा, ये मल्टीपल फिजन रहा, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म से कई सारे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल फिजन कहते हैं। और एक बात और यहाँ पर आपको जानना है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बाइनरी फिजन द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम लोग इमॉर्टल कंसीडर करते हैं। क्यों इन्हें हम इमॉर्टल मानते हैं, क्योंकि ये मरने से पहले डिवाइड होकर के दो पार्ट में बट जाते हैं।
तो इनका नेचुरल कोई डेथ नहीं होता है। हालांकि किसी केमिकल या किसी जो है दूसरे मेथड से आप इन्हें मार सकते हो, लेकिन नेचुरली ये मरने से पहले दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, डिवाइड होकर के नए ऑर्गेनिज्म में बढ़ जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग इमॉर्टल कंसीडर करते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कंसीडर्ड एज इमॉर्टल। ठीक बेटा, चलो दूसरे कुछ जो है मोड्स हैं, जैसे बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि यहाँ पर बड इज व्हाट, बड इज एन आउटग्रोथ। बड एक आउटग्रोथ होता है जो कि पेरेंट बॉडी से अराइज होता है और धीरे धीरे वह आउटग्रोथ एक नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। तो डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो फ्रॉम द स्मॉल बड अराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी पर एक स्मॉल बड जो निकलता है, आउटग्रोथ के तौर पर निकलता है, उसी से जो है नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए ये ईस्ट है, ये क्या है, ये सैक्रोमाइसिस यानी ईस्ट है। ये ईस्ट सेल हो गई और ये क्या हो गया, इसका बड हो गया। तो ईस्ट सेल से बड एक आउटग्रोथ की तरफ से निकला, फिर धीरे धीरे वह ईस्ट के रूप में बदल जाएगा। तो बड भी दो तरह का हो सकता है। एक्सोजीनस बड हो सकता है जो कि बॉडी से बाहर निकले, एंडोजीनस बड हो सकता है जो बॉडी के अंदर फॉर्म हो। तो जो बॉडी के बाहर बड निकले, जैसे कि ईस्ट में है, हाइड्रा में है, इन सबों में जो है कैसा होगा, जैसे ये हाइड्रा का बड देखिए, हाइड्रा में बड यहाँ पर है, हाइड्रा का बड ये देखिए। तो ये ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग जो है वो क्या है, एक्सोजीनस है, बॉडी से बाहर निकल रहा है ये। जबकि वहीं पर अगर आप देखिए जिम्यूल, जिम्यूल की बात करें जो ये स्पंज में पाया जाता है, और यह बड कैसा होता है, ये एंडोजीनस होता है, ये बॉडी के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये सेल्स जिन्हें जो है ये कवर किया जाता है, इन्हें हम लोग बोलते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स वो सेल होती हैं जो कि टोटीपोटेंट होती हैं। टोटीपोटेंट का मतलब होता है कि अ सेल विच हैज़ कैपेसिटी टू फॉर्म द न्यू वन या होल बॉडी। ऐसी सेल जो कि पूरी की पूरी बॉडी बनाने की क्षमता रखती है, पूरी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखती है, उसे हम लोग टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं। तो ये आर्कियोसाइट स्पंज की टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं, जो टोटीपोटेंट सेल्स पूरा स्पंज बनाने का पावर रखती हैं। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है कि इस टोटीपोटेंट आर्कियोसाइट्स के सराउंडिंग जो है एक मोटी सी जो है सेल, मोटी सी जो है लेयर लग जाती है, जो किसका बना होता है, स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ लेयर होता है। जिस लेयर के अंदर अब ये आर्कियोसाइट्स प्रोटेक्टेड हैं, तो यह स्ट्रक्चर कहलाता है जिम्यूल। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिम्यूल कहते हैं। ठीक बेटा, ये याद रखेंगे आप, ये क्या है, ये जिम्यूल है। जिम्यूलिन स्पंज हो गया ये। ठीक उसी तरीके से एक्सोजीनस बर्ड्स कुछ और आपको देखते हैं, जैसे कि कोनिडिया, ये आपका है पेनिसिलियम। ये फंजाई में कौन सा फंजाई है, पेनिसिलियम है। तो पेनिसिलियम के अंदर जो है में जो है ये कोनिडिया फॉर्म हो रहा है। दीज आर द कोनिडिया। जो कोनिडिया जो है यह एक्सोजिनसली फॉर्म होता है, बाहर फॉर्म होता है। ठीक है बेटा। और उसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक मोटाइल जो स्पोर्स बनते हैं किसमें, इन एल्गी। ये एल्गी के ये क्या हैं, ये सब जू स्पोर्स हैं। एल्गी के जू स्पोर्स हैं जो कि मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला, अपनी फ्लैजिला की सहायता से मूव कर सकते हैं। ठीक बेटा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। तो ये रहा बडिंग पर कॉन्सेप्ट। ठीक है, आओ आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात आती है। कहीं प्लांट में अगर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसे हम लोग प्लांट के केस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के नाम से जानते हैं। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए जो स्ट्रक्चर यूज करता है प्लांट बॉडी, उस स्ट्रक्चर को वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल कहते हैं। ठीक है ना, उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। और कुछ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे राइजोम। राइजोम पाया जाता है जिंजर एंड टर्मरिक में, ये आप देख सकते हैं। ये जो है ये नोट्स होते हैं, ये एडवेंटिशियस बर्ड्स हो गए इसमें। ठीक है ना, ये राइजोम्स हैं। ठीक है ना, ये राइजोम्स है
जो राइजोम पर जो है बड्स लगे हुए हैं और ये बड डेवलप करके नया मेंबर बना देते हैं। तो राइजोम ये जिंजर और टर्मरिक में पाया जाता है। उस तरीके से सकर्स है जो कि जैसे रसबेरी में पाया जाता है। पोटैटो में ट्यूबर होता है, ट्यूबर पर आई बड्स होते हैं, ये इसके आईज हैं, इसे आप आई बड्स कहते हो, ठीक है ना। ये ट्यूबर पूरा पोटैटो का होता है, उस पर आई बड्स होते हैं जो कि नया मेंबर बना लेते हैं। उसी तरीके से ऑफसेट्स होते हैं आइकार्निया के, ये ऑफसेट्स आइकार्निया का, ठीक है ना। ये एक इंटरनोड लंबा होता है और जैसे ही ऑफसेट ये आगे की तरफ ग्रो करता है तो ये इसके जो है नोड से नीचे टफ्ट ऑफ रूट और ऊपर रोसेट्स ऑफ लीव्स डेवलप होते हैं और ये नया मेंबर बनाता जाता है। ठीक उसी तरीके से बल्बिल्स होता है अगेव में, अगेव जैसे ये है, इसके ये बल्बिल्स हो गए, ये बल्बिल्स हो गए अगेव के। और लीफ बर्ड्स हो गए ब्रायोफिलम के, ये लीफ बर्ड्स हैं, इन्हें आप लोग क्या कहते हो, लीफ बर्ड्स, एडवेंटिशियस लीफ बर्ड्स। ये लीफ बर्ड्स पाए जाते हैं ब्रायोफिलम में, जो कि नया मेंबर बनाने की क्षमता ये सब रखते हैं, ये पार्ट्स। ठीक बेटा, चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे आता है कि फेजेज ऑफ लाइफ। फेजेज ऑफ लाइफ का मतलब होता है बेटा कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म के लाइफ में कितने स्टेजेस आते हैं, कितने फेज आते हैं। तो इसमें जो पहला फेज आता है जिसे हम लोग जुवेनाइल या प्लांट के केस में इसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसे जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। इस फेज में क्या होता है बेटा कि इस फेज में जन्म के बाद कोई भी जो है ऑर्गेनिज्म जन्म के बाद उसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो बर्थ टू द सेक्सुअल मैच्योरिटी, फ्रॉम बर्थ टिल द सेक्सुअल मैच्योरिटी, बर्थ से लेकर के सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का जो पीरियड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। उसे हम लोग जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज कहेंगे। जन्म से लेकर के सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का जो पीरियड है दैट इज नोन एज जुवेनाइल फेज। ठीक बेटा, या एनिमल के केस में जुवेनाइल फेज, प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज। इन केस ऑफ प्लांट इसे हम लोग क्या कहेंगे, वेजिटेटिव फेज कहेंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स हम इसे वेजिटेटिव फेज कहेंगे और इन केस ऑफ एनिमल्स इसे जुवेनाइल फेज कहेंगे। और रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होगा बेटा कि इसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा, वह नए ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ठीक है, सेक्सुअल मीन से वो रिप्रोड्यूस करके नए ऑर्गेनिज्म बनाएगा। और सेनिसेंट फेज क्या होता है कि एक लिमिट तक रिप्रोडक्शन का पावर चलता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाता है और तब उस स्टेज को कहते हैं क्या, और बॉडी धीरे धीरे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होना शुरू हो जाती है एंड दैट स्टेज इज नोन एज सेनिसेंस स्टेज। सेनिसेंस स्टेज में क्या होता है कि फेज बिटवीन रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज आफ्टर रिप्रोडक्शन, आफ्टर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद का जो फेज है, इस फेज में क्या होता है, पहला ये फेज आफ्टर रिप्रोडक्शन है, दूसरा कि बॉडी मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, बॉडी में मेटाबॉलिज्म का पावर जो है स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा और धीरे धीरे बॉडी इनएक्टिव हो जाएगी। बॉडी इनएक्टिव हो जाती है, यानी अब रिप्रोडक्शन का पावर उसमें नहीं मिलेगा, नहीं रहेगा। ठीक बेटा, तो ये तीन फेजेज आपको मिलेंगे, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड
सेनिसेंट फेज। ठीक बेटा, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि द मेन इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन इवेंट्स क्या हैं? ठीक है, तो इसमें भी आपको 3 मेजर इवेंट मिलेंगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें पहला इवेंट होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या है कि फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले का इवेंट। तो इसमें 2 स्टेप्स आते हैं। पहला होता है गैमीटोजेनेसिस, और दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर। दो स्टेजेस आते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट का ट्रांसफर। तो गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट का बनना ही गैमीटोजेनेसिस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। और यहाँ पर कौन सा सेल डिवीजन होता है? मियोसिस होती है, बेसिकली मियोसिस होती है। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि हेप्लॉयड होते हैं उनमें माइटोसिस होती है। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि गैमीट को हमेशा हेप्लॉयड ही रहना है। तो गैमीट को हेप्लॉयड बनाए रखने के लिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिप्लॉयड हैं उनमें गैमीट फॉर्मेशन मियोसिस द्वारा होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खुद में हेप्लॉयड हैं, जैसे ड्रोन की यदि हम बात करें, फिर हनी बी में जो ड्रोन होता है, मेल होता है, वह हेप्लॉयड होता है, तो उसमें गैमीट फॉर्मेशन माइटोसिस द्वारा होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे ड्रोन है, तो ड्रोन खुद में हेप्लॉयड है, तो उसमें माइटोसिस होगा टू फॉर्म गैमीट्स। गैमीट्स बनाने के लिए वहाँ पर माइटोसिस होगा। उसी तरीके जैसे एल्गी हैं, एल्गी में मेन प्लांट बॉडी क्या है? एल्गी या ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या है? वह हेप्लॉयड होती है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? गैमेटोफाइट। तो वहाँ पर फिर माइटोसिस ही होगी गैमीट फॉर्मेशन के लिए। ठीक बेटा। अब बाकी जो है कॉमनली क्या होगा? मियोसिस होगा। और गैमीट्स में भी 2 तरह के गैमीट बन सकते हैं, होमोगैमीट या हेट्रोगैमीट। होमोगैमीट का मतलब जब दोनों गैमीट एक जैसे हों, जिसे हम लोग आइसोगैमस या आइसोगैमीट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें गैमीट एक जैसे हों। फॉर एग्जांपल एल्गी में गैमीट्स क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। उसी तरीके से हेट्रोगैमीट का मतलब होता है जिसमें दोनों गैमीट अलग अलग हों, एक मेल हो तो एक फीमेल हो, एक बड़ा हो तो एक छोटा हो। ऐसी स्थिति में दोनों जब चूंकि अलग हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोगैमीट कहते हैं। ठीक है ना। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमीट्स। ठीक है ना। तो मेल गैमीट को क्या कहलाएगा? मेल गैमीट एंथेरोजोइड या स्पर्म कहलाएगा, और फीमेल गैमीट कहलाएगा क्या? ओवम या एग सेल। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में जैसे स्पर्म एंड ओवम 2 बनते हैं। ठीक बेटा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? बात समझ आई? चलो बेटा, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। अब गैमीट फॉर्मेशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर सेक्सुअलिटी की भी बात आती है, किस तरीके का सेक्स ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। क्या वह बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है? तो अगर हम टर्म देखें तो बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों मेंबर एक ही में हो, एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल। ठीक है ना। जैसे आप लोग जो है फ्लावर्स वगैरह पढ़ते हो, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि वह मेल फीमेल दोनों एक ही प्रेजेंट है, तो वो फ्लावर कैसा हो गया? बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर फंजाई के केस में बात करें, फंगस के केस में, तो इसे होमोथैलिक कहते हैं। थैलस, एक ही थैलस में दोनों तरह के गैमीट बन रहे हैं, इसलिए वो क्या कहलाता है? होमोथैलिक कहलाता है। वो भी बाइसेक्सुअल का ही सेंस रखता है। या मोनेसियस का मतलब कि मोनो मतलब एक ही में दोनों सेक्स आर्गन, एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स आर्गन प्रेजेंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? मोनेसियस कहेंगे। ठीक है। तो प्लांट्स हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट। ठीक है। जैसे हायर प्लांट्स हो गया, कुकुरबिट हो गया, कोकोनट हो गया, इन सबों में ये पाया जाता है। कुकुरबिट में कहते भी हैं कि फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल होता है, लेकिन प्लांट बाइसेक्सुअल होता है, क्योंकि फ्लावर अलग अलग मेल फीमेल दोनों अलग हो सकता है, लेकिन पूरे प्लांट एक ही प्लांट पर मेल फीमेल दोनों फ्लावर लगते हैं, इसलिए
प्लांट तो आपका मोनेसियस होता है लेकिन फ्लावर उसके यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा जो आता है सेक्सुअलिटी के रिस्पेक्ट में बात, वो आता है कि यूनिसेक्सुअल या हेट्रोथैलिक। यूनिसेक्सुअल मतलब सिंगल सेक्स, इधर मेल और फीमेल। हेट्रोथैलिक मतलब वहीं दोनों अलग अलग थैलेस, या तो मेल थैलेस या तो फीमेल थैलेस। डायसियस का मतलब भी वही बात कि दोनों मेल फीमेल दोनों अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट जिसमें जो है मेल एंड फीमेल दोनों डिफरेंट प्लांट्स पर प्रेजेंट हो, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल कहेंगे, ठीक बेटा। फिर उसके बाद आता है फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में दो तरह के फ्लावर हो सकते हैं। मेल फ्लावर जिसे हम लोग स्टामिनेट फ्लावर कहते हैं, स्टामिन ये रखता है। स्टामिन क्या होता है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टामिन कहलाता है। तो इट बियर्स ओनली स्टामिन, दैट इज वाई इट इज नोन एज व्हाट, स्टामिनेट फ्लावर। और उसी तरीके से फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। तो पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो ये पिस्टिल बियरिंग होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, ठीक बेटा। उसी तरीके से जैसे कि अब इसमें पिस्टिलेट में क्या आ जाएगा आपका, जैसे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में इन दोनों में आपका एग्जांपल आ जाएगा पपाया और डेट पाम। पपाया और डेट पाम में क्या होता है कि या तो वह मेल फ्लावर बियर करेगा या तो फीमेल फ्लावर बियर करेगा। दोनों प्लांट्स में अलग अलग तरह के फ्लावर प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक बेटा। आगे हम लोग देखते हैं क्या, एनिमल के केस में अगर हम देखें तो बाइसेक्सुअलिटी को हम लोग हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप कि एनिमल के केस में बाइसेक्सुअल टर्म का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट। जैसे अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या होता है, वो हर्माफ्रोडाइट होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों सिस्टम एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा दूसरे भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हेलमिंथ। हेलमिंथ में जैसे प्लेटी हेलमिंथीस के जो मेंबर हैं, जैसे आपका फैसियोला हो गया, टिनिया हो गया, ये सब क्या है, ये सब यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक, सॉरी बाइसेक्सुअल होते हैं, मीन्स हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। टेपवर्म, लीच, स्पॉन्ज, ये सब। अब यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में मेल एंड फीमेल दोनों सेपरेट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे। जैसे ह्यूमन खुद में एक एग्जाम्पल है, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है ना, फ्रॉग है, फिश है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूनिसेक्सुअल हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों अलग होता है, ठीक बेटा। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। आगे आता है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हेप्लॉयड पेरेंट है, पेरेंट अगर हेप्लॉयड है, जैसे ड्रोन, ठीक है ना, जैसे मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड ड्रोन, ड्रोन ऑफ हनी बी। इन सबों में क्या होता है कि चूंकि मेंबर पेरेंट खुद में हेप्लॉयड है, इसलिए इनमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। पेरेंट खुद में हेप्लॉयड है, इसलिए इनमें क्या है, माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। और जहां पर पेरेंट डिप्लॉयड है, पेरेंट यदि डिप्लॉयड है तो वहां पर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है ना। आओ देखते हैं, जैसे कि अगर कुछ हेप्लॉयड एंड डिप्लॉयड वाला आप सेल नंबर देख सकते हो। जैसे यहाँ पर जो है ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में मियोसाइट, ऐसी सेल, द सेल विच अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज नोन एज मियोसाइट। एक ऐसी सेल जो कि मियोसिस करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मियोसाइट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम्स हैं, इसकी जो मियोसाइट है यानी कि गैमीट मदर सेल जिसे कह सकते हो, उसमें क्या है, 46 क्रोमोजोम्स हैं। तो 46 क्रोमोजोम है तो इसे गैमीट में कितने क्रोमोजोम आएंगे, 23, क्योंकि गैमीट हाफ हो गया। अगर हाउस फ्लाई की बात करें तो उसमें 12 है, 12 क्रोमोजोम है तो गैमीट में 6 होगा। और उसी तरीके से अगर ओफियोग्लासस एक फर्न है जिसमें बहुत सारे क्रोमोजोम्स हैं, 1260 क्रोमोजोम्स हैं, तो इसमें गैमीट में कितना आएगा, 630 क्रोमोजोम्स आएंगे। पोटैटो में 48 क्रोमोजोम्स हैं तो गैमीट में 24 क्रोमोजोम्स आएंगे, ठीक बेटा। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स का एक डेटा है यहाँ पर, जिससे जो है आपको एक आइडिया लग जाएगा व्हाट इज हेप्लॉयड एंड व्हाट इज डिप्लॉयड। चलो बेटा आगे हम लोग बात करते हैं गैमीट ट्रांसफर। अभी तक तो हम लोग गैमीट फार्मेशन उस पर काम कर रहे थे। अब गैमीट फार्मेशन की बात अगर हम गैमीट ट्रांसफ़र की बात करें तो गैमीट ट्रांसफ़र में
दिस गैमेट ट्रांसफर फैसिलिटेट द गैमेटिक फ्यूजन, गैमेट के फ्यूजन को फैसिलिटेट करता है। इसमें मेल गैमेट मोस्टली मोटाइल होता है जबकि फीमेल गैमेट मोस्टली स्टेशनरी होता है, एक्सेप्ट फीमेल गैमेट स्टेशनरी है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको ध्यान देंगे आप, जैसे फंजाई एंड एल्गी, इन सबों में दोनों गैमेट जो है मोटाइल होते हैं, दोनों गैमेट मूव कर सकते हैं। ठीक बेटा। दूसरा क्या है कि वाटर इज द मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट इन लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट जैसे कि आप लोग जो है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की बात करते हो, तो ब्रायोफाइट में कहते हो ना कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों? क्योंकि इट कैन लिव इन आउटसाइड द वाटर बट इट नीड्स वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि इसके जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनके ऊपर वाटर की एक लेयर जरूरी होती है सो दैट द एंथेरोजोइड्स मूव करके जा सके, ठीक है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए एग को। तो वाटर के लेयर पर ही वो मूव करके जाता है, इसलिए हम मानते हैं कि यहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती है और पानी अगर ना रहे तो ये सेल्स मर जाती हैं, इसलिए इसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि वाटर इज़ द मीडियम फॉर द गैमेट ट्रांसफर इन लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स में गैमेट ट्रांसफर के लिए वाटर एक मीडियम के तौर पर यूज़ किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस टू कंपनसेट द लॉस, में ज़्यादा से ज़्यादा मेल गैमेट इसलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं सो दैट द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बढ़ाए जा सके, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि चूँकि मेल गैमेट प्रोड्यूस होने के बाद, रिलीज होने के बाद वह राइट पॉइंट पर पहुँचेंगे, मीन्स एग के पास पहुँचेंगे जहाँ वो फर्टिलाइजेशन कराना है उन्हें, या ऐसा भी हो सकता है वो ना पहुँचें, तो दोनों संभावनाएँ होती हैं। इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा गैमेट प्रोड्यूस किए जाते हैं सो दैट वो आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि हायर प्लांट्स में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है और वो पॉलन ग्रेन जो है वह पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अच्छा, एक बात हम यहाँ बता दें बेटा कि गैमेट फार्मेशन के लिए अगर एनिमल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ साइकिल चलती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल में जैसे एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, दो साइकिल चलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली होता है, हर मंथ चलता है, इसलिए ऐसे एनिमल्स जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जिनमें चलती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। और इसमें आते हैं आपके एग्जाम्पल्स है इसमें प्राइमेट्स में खासकर कौन? ह्यूमन, एप एंड मंकी। ह्यूमन, एप एंड मंकी में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है और वो कंटिन्यूअस ब्रीडर होते हैं। जबकि दूसरे जो मेंबर हैं जो नॉन प्राइमेट्स कहलाते हैं उनमें सीजनल साइकिल चलती है, उनमें जो गोनेड्स की एक्टिविटी होती है वो पर्टिकुलर सीजन में होती है, इसलिए उनको हम लोग सीजनल ब्रीडर कहते हैं। और इसमें आपके जैसे काऊ, बफलोज, शिप, डॉग, कैट, ये सब जो है आते हैं जो कि कंटिन्यूअस ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं बल्कि सीजनल ब्रीडर होते हैं और इनमें एस्ट्रस साइकिल चलती है, ठीक है। प्लांट के केसेस में देखा जाए तो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एनुअली ब्रीड करते हैं, ठीक है, उनमें हालांकि कोई साइकिल नहीं ऐसी है लेकिन उनमें जो है फ्लावरिंग एनुअल होती है, ठीक है ना। कुछ होते हैं जिनमें लंबे समय के बाद होती है, जैसे कि स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, इसे आप लोग कहते हैं नीला कुरंजी, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना जिसे नीला कुरंजी कहते हैं। इसमें जो फ्लावरिंग है वह हर 12 साल के बाद एक बार होती है, ठीक है ना। इट टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल के बाद एक बार होती है, ठीक है। तो इसमें एक लंबा समय होता है। जिस तरीके से बम्बू में है, बम्बू में 50 to 100 ईयर्स लग जाते हैं फ्लावरिंग में। तो ये अलग अलग पीरियड्स होते हैं सब में फ्लावरिंग में। तो बम्बू में जैसे जो है अब इतने लंबे समय में फ्लावरिंग हो रही है तो कैसे रिप्रोडक्शन करेगा वो, तो वह एसेक्सुअल मीन है रिप्रोडक्शन के लिए वहाँ पर, ठीक है ना। तो बेटा इस तरीके से है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो गैमेट ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अगर प्लांट के केस में है तो वहाँ पर पॉलिनेशन होगा, जबकि एनिमल के केस में है तो या तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो स्पॉनिंग होगी जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट रिलीज किए जाएंगे पानी में, और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तब वहाँ पर कॉपुलेशन होगा। और कॉपुलेशन में क्या होगा कि मेल गैमेट विल बी ट्रांसफर्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी बाय द मेल, मेल द्वारा मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा सो दैट
फर्टिलाइजेशन हो सके। तो फर्टिलाइजेशन क्या होगा बेटा? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट। हालांकि कभी कभी, और ये जाइगोट से न्यू वन बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही एग डेवलप होकर के नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो वह कंडीशन जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो सकता है, हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए ऑर्गेनिज्म का बनना, वो भी कैसे? बिना एग सेल से। एग सेल से बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए ऑर्गेनिज्म के बनने का प्रोसेस कहलाता है क्या? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे रोटीफर्स हैं, हनी बी में जैसे ड्रोन है, ठीक है ना। हनी बी में कौन सा हनी बी? ड्रोन, मेल हनी बी, ठीक है ना। लिजर्ड में जैसे कि व्हिप टेल लिजर्ड या लेसर्टा लिजर्ड्स, व्हिप टेल लिजर्ड्स या लेसर्टा लिजर्ड्स। और टर्की, टर्की में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई द पॉपुलेशन ऑफ टर्की इज हैविंग ओनली द फीमेल वन। टर्की की पॉपुलेशन में केवल फीमेल ही क्यों मिलती हैं ज़्यादातर? इसलिए बेटा क्योंकि टर्की जो है वह पार्थेनोजेनेसिस द्वारा नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेती है, यानी कि जो एग सेल है वहीं एग सेल से ही सीधे जाइगोट बन करके नई फीमेल बर्ड बन जाती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसीलिए इसको हम लोग मानते हैं क्या? कि इसकी पॉपुलेशन में सिर्फ हमेशा फीमेल ही मिलेंगी, मेल के चांसेस कम होते हैं। ठीक बेटा। अब आगे आता है फर्टिलाइजेशन को। देखिए यहाँ पर तो फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द वाटर, पानी में ही होता है, क्योंकि सेल अगर पानी से बाहर आएंगी तो सूख करके मर जाएंगी। ठीक है बेटा। तो इसलिए ये आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म एंड इन वाटर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर होगा, लेकिन कहाँ होगा? पानी में होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बहुत सारी एल्गी है, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेजेस क्या है कि शो ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस, यानी कि देखो फर्टिलाइजेशन जो कि बाहर होना है बेटा, तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक साथ पहुंचने चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। अगर दोनों अलग अलग हो रहे हैं, अलग अलग समय पर पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, नहीं के बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो है सिंक्रोनी होनी चाहिए, मतलब गैमेट्स के प्रोडक्शन का टाइम और रिलीजिंग का टाइम सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वहीं सिंक्रोनी की बात आई है। दूसरी बात है कि रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की संख्या बढ़ानी पड़ती है। क्यों बेटा? क्योंकि अगर गैमेट की संख्या आप नहीं बढ़ाओगे तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द नंबर ऑफ गैमेट्स हैज टू बी इंक्रीज्ड। ठीक है बेटा। दूसरा क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड, ऑफस्प्रिंग की संख्या भी ढेर सारी होगी। क्यों ढेर सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाएंगे? क्योंकि जब ज़्यादा गैमीट बन रहे हैं तो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होंगे, लेकिन चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं। इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल कम होते हैं क्योंकि ये पानी में ही इनका जाइगोट फार्मेशन एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो इनके डैमेज होने के चांसेस अधिक होते हैं, इनके प्रेडेटर्स अधिक होते हैं, इसलिए इनकी संख्या अधिक प्रोड्यूस की जाती है, सो दैट एटलीस्ट कुछ तो बचें ताकि जनरेशन को आगे कंटिन्यू किया जा सके। डिसएडवांटेजेस में क्या है बेटा कि ऑफस्प्रिंग्स आर वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है ना, ये कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स और अपने एनिमी के कारण इनमें प्रोटेक्शन की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ठीक बेटा। अगली बात यदि हम करें तो आता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इसमें गैमेटिक फ्यूजन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी, पहली पॉइंट। ठीक है ना, कि इनसाइड द फीमेल बॉडी फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरी पॉइंट क्या है कि ये इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में ही इसकी संभावना अधिक होती है कि एग इसमें नॉन मोटाइल होती है और ये फीमेल बॉडी के अंदर रहती है। एग नॉन मोटाइल है एंड प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल बॉडी, और मेल गैमेट मोटाइल होता है, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है
एंड रीच टू द एग फॉर द फ्यूजन। फ्यूजन के लिए इसे एग तक पहुंचना होता है। और इन सीड प्लांट्स नॉन मोटाइल मेन गैमेट्स कैरीड टू फीमेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब। ये आप जानते हो कि डबल फर्टिलाइजेशन आप लोग पढ़े हो कि क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा पर लैंड करता है, जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है। वो पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में इंटर करता है और वहाँ पर जाकर के 2 मेल गैमेट रिलीज आउट करता है। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि जो मेल प्लांट्स में जो मेल गैमेट होते हैं वो जाकर के एम्ब्रियो सैक में रिलीज किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब। इसके बाद आता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले चेंजेस क्या हैं? तो जाइगोट जो कि वन सेल्ड है, डिप्लॉयड होता है और इट्स अ लिंक बिटवीन 2 जनरेशंस। ये जाइगोट जो है 2 जनरेशन के बीच का एक लिंक होता है, ठीक बेटा। और अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ है, इफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज देयर, तो जाइगोट जो है वाटर में बनता है। और अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो जाइगोट फॉर्म इनसाइड द फीमेल बॉडी के अंदर बना। तो अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तब वहाँ पर क्या करेगा कि जाइगोट विल डेवलप इनटू द लार्वा, ठीक है ना। एक्सटर्नल वाले केस में क्या हो जाता है कि जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो से लार्वा बनेगा और लार्वा से न्यू वन बनेगा। तो इस तरीके का जो फर्टिलाइजेशन होगा, इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है ना। और लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल है इनसाइड द फीमेल बॉडी हुआ है, तब वहाँ पर चांसेस थोड़े से 2 चांसेस हो जाते हैं। एक तो एग लेइंग नेचर हो सकता है जिसे हम लोग कहते हैं ओवीपेरी, और दूसरा होता है क्या कि न्यू वन का फॉर्मेशन जिसे कहते हैं विविपेरी, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर ओवीपेरी मीन्स एग लेइंग नेचर, ये एग लेइंग हो जाते हैं, ठीक है ना। एग लेइंग जैसे एग्जांपल के तौर पर हो जाएगा, ये एग कैसा होता है? कैलकेरियस एग होता है। एग विल हैव कैलकेरियस शेल, ठीक है ना। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आपके? रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, और इसके अलावा मैमल्स में प्रोटोथेरियंस। प्रोटोथेरियन मैमल्स। तो ये जो होते हैं ये ओवीपेरी होते हैं। वहीं पर अगर विविपेरी की बात करें, विविपेरी का मतलब होता है कि जो गिव बर्थ टू यंग वंस। गिव बर्थ टू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं ये। तो जब यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे तो इसे कहेंगे हम लोग क्या? विविपेरी कहेंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब यहां पर अगर हम डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की बात करें तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल एंड इन्वायरमेंट। किस तरीके की लाइफ साइकिल और किस तरीके का इन्वायरमेंट है इस पर डिपेंड करता है। तो जैसे कि सम डेवलप अ थिक वाल, कुछ ऐसे होते हैं मेंबर जो कि अपने जाइगोट के चारों तरफ थिक वाल बना लेते हैं, जैसे एल्गी या कुछ फंगस है, और उस वाल के अंदर अब उनका जो जाइगोट होता है वो डिवाइड करके स्पोर्स बनाता है, और वो स्पोर्स जब बाहर निकलते हैं तो फिर न्यू वन बनाते हैं।
जैसे एल्गी और फंजाई में ये बात है, ठीक है बेटा। और अब इसमें जैसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आती है तो जाइगोट, हैप्लॉन्टिक अगर लाइफ साइकिल है तो जाइगोट विल डिवाइड इनटू स्पोर्स, मियोसिस द्वारा वह स्पोर्स बनाता है। जो स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, वो न्यू वन बना लेते हैं। जैसे कि अगर केस हम देखें तो एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स, जहाँ पर जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो डिवाइड करके जाइगोट जो है स्पोर्स में बदल जाता है। स्पोर्स से फिर स्पोर्स चूँकि हैप्लॉइड होता है तो हैप्लॉइड न्यू वन का फॉर्मेशन फिर हो जाता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर जो है जाइगोट डिवाइड्स माइटोटिकली एंड फॉर्म द न्यू वन। जाइगोट जो है माइटोसिस द्वारा डिवाइड करके एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर न्यू वन का फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए यह लाइफ साइकिल क्या कहलाती है, डिप्लॉन्टिक कहलाती है। ठीक बेटा, यह डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहलाएगी। चलो आगे हम लोग बात करें तो ओवीपेरस, देखो ये बात आ गई ना यहाँ पर, ओवीपेरस मतलब एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है ना। एग्स कैन बी फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज, ठीक है ना। अगर पार्थेनोजेनेटिक है तो अनफर्टिलाइज रहेगा। एंड फर्टिलाइज एग कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, जैसे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, प्रोटोथेरियन मैमल्स आल्सो। और अनफर्टिलाइज एग ले इनटू द वाटर, अनफर्टिलाइज एग जो है वाटर में ले किया जाएगा और उसके बाद तब फर्टिलाइजेशन उसका होगा, जैसे कि फिशेस एंड फ्रॉग्स में है, ठीक है ना। विविपेरी का मतलब होता है कि जो कि गिव फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एंड दे विल गिव बर्थ टू द यंग वंस। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर होगी, प्रोटेक्शन रहेगा, एग का डेवलपमेंट हो रहा है इनसाइड द फीमेल बॉडी तो वेल प्रोटेक्टेड रहेगा वो, ठीक है, उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई खतरा नहीं रहेगा ज़्यादा। चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर, चांसेस ऑफ सर्वाइवल अधिक होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल्स इसके जैसे क्रो, व्हेल, ह्यूमन बीइंग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा आपका। तो आओ आगे हम लोग देखते हैं। आगे आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब अब एम्ब्रियो का फार्मेशन जाइगोट से एम्ब्रियो का फार्मेशन ही कहलाता है क्या बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। और इसमें क्या होता है, इसके लिए सेल डिवीजन जो होती है, दैट सेल डिवीजन इज द माइटोसिस, ठीक है ना। और उसके बाद फिर सेल डिफ्रेंसिएशन होता है, क्योंकि जो एम्ब्रियो शुरुआत में जो सेल डिवीजन से जो बनता है वो मास ऑफ सेल होता है, अभी वो सेल जो है डिफ्रेंशिएट करके किसी पर्टिकुलर शेप एंड साइज में नहीं आई है। तो इस और लेकिन एक एम्ब्रियो से न्यू वन बनने के लिए उसका डिफ्रेंशिएशन होना जरूरी होता है। तो सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, इंक्रीजेज द सेल नंबर, सेल नंबर बढ़ती है। जबकि सेल डिफ्रेंशिएशन के कारण क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल अंडरगो द मॉडिफिकेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज एंड आर्गन्स, ठीक बेटा। तो टिश्यूज एंड आर्गन को फॉर्मेशन के लिए जो है ये सेल्स मास जो तैयार होता है दैट विल गेट डिफ्रेंशिएटेड, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। चलो अगर हम बात करते हैं एक फ्लावरिंग प्लांट में, तो फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन के बाद, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला इसमें आता है कि इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट फॉर्म इनसाइड द ओब्यूल, ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक में जाइगोट बनता है। उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं उसमें कि उसका सेपल्स फॉल ऑफ हो जाता है, पेटल्स फॉल ऑफ हो जाता है, स्टमेन्स फॉल ऑफ, जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। जाइगोट जो बनता है बेटा वो किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे आप लोग शॉर्ट में क्या कहते हो, पेन, या पेन किस में डेवलप होता है, पेन विल डेवलप इनटू द पेन विल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। पेन जो है वह एंडोस्पर्म में डेवलप होता है, और जो एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इट नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करता है ये, ठीक है, उन्हें न्यूट्रिशन देता है। सिनर्जिड्स ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एंटीपोडल सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, ओवरी वॉल विल फॉर्म द फ्रूट वॉल,
ओवरी वॉल क्या बनाएगा? फ्रूट वॉल बनाएगा, ये पेरिकार्प या फ्रूट वॉल, ठीक है। और उसके बाद ओब्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। और ओब्यूल की जो कवरिंग होती है जिसे इंटेगुमेंट कहते हैं, वह इंटेगुमेंट क्या बनाएगा बेटा? वह सीड कोट बनाएगा, जिसमें से आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा तो इनर इंटेगुमेंट टेगमेंट बनाता है। तो ये सीक्वेंस है बेटा जिसको आप याद रखोगे, ठीक है। तो आओ हम लोग देखते हैं कुछ आगे। एक टर्म है पार्थिनोजेनेसिस, जिसका मतलब हम आपको बता ही चुके हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन विदाउट फर्टिलाइजेशन। जैसे व्हिप-टेल लिजर्ड है, लेसर्टा लिजर्ड, टर्की, हनी बी में ड्रोन, ये सब कैसे बनते हैं? दिस फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पार्थेनोजेंटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये मेथड पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। क्लोन की बात करें तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर मेंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम लोग क्लोन कहते हैं। तो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स को हम लोग क्लोन कहते हैं। इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म को क्लोन क्यों मानते हैं बेटा? क्योंकि वे जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें क्लोन मानते हैं। तो ठीक बेटा, तो इस तरीके से इस चैप्टर का एक अच्छा सा रिवीजन रहा ये। इसमें कई सारे पॉइंट हम लोगों ने देखे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई हैं, आप लोग इसे अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।